और चलिए अब जानते हैं दुनिया जहान की तमाम खबरों के बारे में, वो भी सिर्फ 1 मिनट में। जी हां, कोरोना काल में दुनिया ने भारी तबाही देखी और फिर लगा कि 2022 में अब दुनिया राहत की सांस लेगी। लेकिन 2022 में अब जंग के हालात हैं और डर है विश्व युद्ध का। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि 2 देशों में जंग में विश्व युद्ध की आहट क्यों? जी हां, लेकिन कहा जा रहा है कि रूस ने केवल यूक्रेन पर हमला नहीं बोला, बल्कि युद्ध के हालात में अब तुर्की ने इराक में सैन्य अभियान शुरू कर दिया है। दिखाते हैं आपको 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट। कोरोना से आई तबाही को दुनिया भूली भी ना थी कि रूस यूक्रेन युद्ध और अफगानिस्तान में हो रहे बम धमाके युद्ध की भयावहता दिखा रहे हैं। तो वहीं रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच अमेरिका और यूरोपीय देशों का रूस के खिलाफ खड़े हो जाना डरा रहा है और ये डर है विश्व युद्ध का। लेकिन ऐसे में राहत ये लगी कि भले ही 2 देश भिड़े हों, लेकिन अन्य राष्ट्र युद्ध के मैदान में नहीं उतरे, क्योंकि अगर रूस और यूक्रेन के समर्थक देश लड़ने के लिए मैदान में आते हैं तो ये जंग विश्व युद्ध का रूप ले सकती है। लेकिन फिलहाल दुनिया कोरोना की मंदी से उबरने के प्रयास में है। ऐसे में कोई भी राष्ट्र युद्ध में कूदकर मुसीबत मोल नहीं लेना चाहता, लेकिन हालात बदल रहे हैं। दुनिया के एक और हिस्से में युद्ध की आहट हो रही है और वो 2 देश है, तुर्की और इराक। रूस यूक्रेन के युद्ध के बीच तुर्की ने इराक पर हमला बोला। तीसरे विश्व युद्ध की आहट सुनाई देने लगी। दरअसल रूस यूक्रेन के युद्ध के बीच तुर्की ने इराक में सैन्य अभियान की शुरुआत कर दी। अब ऐसे में तमाम दुनिया के अलग अलग देश यही दुआ कर रहे हैं कि जल्द से जल्द रूस और यूक्रेन के बीच हो रहा युद्ध खत्म हो जाए, लेकिन फिलहाल ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। और चलिए अब हम रुख करेंगे अगली खबर का। यूक्रेन में युद्ध के हालात हैं और इंतजार है तो सिर्फ और सिर्फ शांति वार्ता का, लेकिन शांति वार्ता के इंतजार में जंग से हालात बद से बदतर हो चुके हैं। लेकिन अब एक तो अमेरिकी हथियारों का साथ है और दूसरा यूक्रेन के रूस पर हमले के बीच हैरान करने वाली बात यह है कि यूक्रेन के लोग वापस अब घर लौट रहे हैं। यूक्रेन के लोगों को बदलते हालातों में लगता है यकीन हो गया है कि जल्द ही युद्ध का हल निकल जाएगा। यूक्रेन में कई शहर खंडर हो गए हैं। मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। लेकिन अब हैरान करने वाली खबर यूक्रेन से सामने आई है कि यूक्रेन के नागरिक अब अपने वतन वापसी कर रहे हैं। दरअसल पहले लग रहा था कि यूक्रेन को रूस कुछ ही हफ्तों में जीत लेगा, लेकिन इस बीच जंग लंबी खिंचती चली गई और यूक्रेन को अमेरिका का साथ मिला। अमेरिका के साथ साथ यूरोप के कई देशों ने यूक्रेन को सहयोग दिया और अब यूक्रेन के लोगों को आस है कि यूक्रेन में हालात सामान्य होंगे और इसी आस में यूक्रेन के लोग अब वतन वापसी कर रहे हैं। यूक्रेन की स्टेट बॉर्डर गार्ड सर्विस की एक रिपोर्ट में कहा गया कि 24 फरवरी से अभी तक 10 लाख से ज्यादा लोग यूक्रेन लौट आए हैं। यूक्रेनी मीडिया के अनुसार खार्किव में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ रहा है, लेकिन यूक्रेन में महीनों से चल रही लड़ाई के बावजूद अब शांति की उम्मीद जगी है। फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हालात बन रहे हैं वो इशारा इसी ओर कर रही है कि रूस को अब इस युद्ध में पीछे हटना होगा। कहा जाता है कि अपने घर जैसा सुकून कहीं और नहीं मिलता। अब इसी उम्मीद में जो लोग यूक्रेन छोड़कर दूसरे देशों में गए थे, अब उन्होंने वापस यूक्रेन का रुख करना शुरू कर दिया है, इस उम्मीद से कि शायद जल्द ही यूक्रेन और रूस के बीच चल रहा युद्ध खत्म हो जाएगा। रुख करेंगे अगली खबर का। रूस यूक्रेन में जंग थमने की बजाय और भी ज्यादा बढ़ रही है। अभी तक की शांति वार्ताएं विफल रही हैं और इसी बीच अमेरिकी मदद यूक्रेन क्या पहुंची। रूस ने यूक्रेन पर और तेज हमले करने शुरू कर दिए हैं। देखें रिपोर्ट। यूक्रेन ने रूस के सामने झुकने से इनकार कर दिया क्योंकि यूक्रेन को अमेरिकी मदद मिल रही है। अमेरिका के साथ साथ कई देश यूक्रेन के साथ खड़े हैं, लेकिन इस विदेशी मदद ने रूस को बौखला दिया है। अब रूस का ये जंग जीतना वर्चस्व की लड़ाई है। इसी बीच रूस ने एक बड़ा दावा किया है कि यूक्रेन के सैकड़ों ठिकानों को रूसी सेना ने तबाह कर दिया। ये ठिकाने कोई सामान्य ठिकाने नहीं थे, बल्कि ये सैन्य ठिकाने थे जहां पर हथियार रखे जाते थे। रूस की तरफ से दावा किया गया है कि रूसी वायुसेना ने मिसाइलों के बल पर यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर हमला बोल दिया। मीडिया रिपोर्ट की माने तो रूसी रक्षा मंत्रालय ने इस पर एक बयान भी जारी किया। बयान में कहा गया कि हवाई मिसाइलों ने 16 यूक्रेनी सैन्य फैसिलिटी को नष्ट कर दिया है और इन सैन्य फैसिलिटी में 5 कमांड पोस्ट रखी है, 1 ईंधन डिपो और 3 गोला बारूद के गोदाम शामिल रखे गए। वही रूसी सेना यूक्रेन में आगे बढ़ रही है। कई सैन्य ठिकानों को अभी नष्ट करना बाकी है।
तो रोज से इस समय पूरे दुनिया के देश ये अपील करते नजर आ रहे हैं कि इस युद्ध को यहीं पर थाम लिया जाए, लेकिन फिलहाल ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है और रूस ये आरोप लगा रहा है कि पश्चिमी देशों की वजह से ये युद्ध और लंबा खींच रहा है। रुक करेंगे अगली खबर का। भारत दौरे पर आने से पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन विवादों में फंस गए हैं और विपक्ष एक बार फिर उनके इस्तीफे की मांग करने लगा है। क्या है वजह, दिखाते हैं आपको 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का भारत दौरा 21 अप्रैल को शुरू होगा, लेकिन भारत आने से पहले बोरिस एक बार फिर से विवादों में आ गए हैं। विपक्ष एक बार फिर से उनके इस्तीफे की मांग कर रहा है। रिपोर्ट के अनुसार जॉनसन पर पार्टीगेट स्कैंडल से जुड़े एक मामले में विपक्ष उन्हें घेर रहा है। दरअसल कोरोना वायरस के दौरान ब्रिटेन में लगातार बढ़ते संक्रमितों की वजह से लॉकडाउन लगा दिया गया था। सभी के लिए नियमों का पालन करना अनिवार्य था। आरोप है कि उस वक्त जॉनसन ने नियम तोड़कर कई पार्टियां की। नया मामला नवंबर 2020 में 10 डाउनिंग स्ट्रीट से संचार निदेशक ली केन की विदाई को लेकर की गई पार्टी से जुड़ा है। बोरिस जॉनसन पर इस मामले में आरोप लगे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पुलिस अभी ऐसी 12 लॉकडाउन पार्टियों की जांच कर रही है। माना यह जा रहा है इनमें से करीब 6 पार्टियां बोरिस जॉनसन से जुड़ी हैं। इस बीच पहले से ही जॉनसन के इस्तीफे की मांग कर रहे विपक्ष ने विरोध तेज कर दिया है। विपक्ष का कहना है कि पीएम न केवल पार्टियों में शामिल हुए बल्कि आयोजन पर भी जोर दिया गया। और ये सिर्फ यूके में ही नहीं बल्कि कई देशों में ऐसा नजर जरूर आया जहां के शीर्ष नेता कोरोना नियमों का पालन करते नहीं दिखाई दिए और बाद में उनपे गाज जरूर गिरी। और चलिए अब रुक करेंगे अगली खबर का। देश में राजधानी दिल्ली में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। लगातार बढ़ रहे कोरोना मामलों के चलते अब जागरूकता को भी बढ़ा दिया गया है। जी हाँ, दिखाते हैं आपको 1 मिनट में ये पूरी रिपोर्ट। भारत में एक दिन में कोविड-19 के 2000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। भारत में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 2067 मामले सामने आए हैं। इससे पहले सोमवार को 1247 केस मिले थे, यानी 24 घंटे में देश में करीब 65% केस बढ़े हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 40 लोगों की मौत हुई है। हालांकि इस दौरान 1547 लोग ठीक भी हुए हैं। अब तक देश में कोरोना के कुल 4,30,47,594 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं एक्टिव केस बढ़कर 12,340 हो गए हैं। अभी तक 4,25,13,248 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या भी बढ़कर 12,340 पर पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में उपचाराधीन मरीजों की संख्या में 480 की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर 98.76% है। देश में अभी तक कुल 4,25,13,248 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। भारत में बहुत से लोग खुशफहमी में जी रहे थे कि शायद कोरोना अब हमारे बीच से जा चुका है, लेकिन उनकी ये खुशफहमी गलतफहमी में तब्दील हो चुकी है। कोरोना एक बार फिर से वापस आ गया है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि आप सभी लोग कोरोना के नियमों का एक बार फिर से पालन करें और एहतियात करेंगे। रुक करेंगे हम अगली खबर का। अपनी 3 दिवसीय यात्रा के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनास डेयरी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। इसके साथ ही वो वर्ल्ड हेल्थ से जुड़े प्रोग्राम का भी हिस्सा बने। क्या कुछ इस दौरान रहा खास, दिखाते हैं आपको सिर्फ 1 मिनट में पूरी खबर। गुजरात में अपनी 3 दिवसीय यात्रा के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनासकांठा जिले के दियोदर में बनास डेयरी, गैस प्लांट और रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया। इसके बाद जामनगर में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की बिल्डिंग के लिए भूमि पूजन किया। इस मौके पर उनके साथ मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ और WHO के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस भी मौजूद रहे। इसके बाद पीएम मोदी अहमदाबाद पहुंचे और एयरपोर्ट से इंदिरा ब्रिज तक का रोड शो पूरा कर गांधीनगर के लिए रवाना हुए। स्वागत के लिए जगह जगह लोगों का हुजूम था। इसके बाद मॉरिशस के पीएम प्रविंद गांधीनगर के लिए रवाना हुए। इस तरह दोनों प्रधानमंत्रियों ने अलग अलग रोड शो निकाला। वहीं GCTN के भूमि पूजन के मौके पर अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा, WHO ने इस सेंटर के रूप में भारत के साथ नई पार्टनरशिप की है। तो पीएम नरेंद्र मोदी का गुजरात दौरा काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है और इस दौरान गुजरात वासियों को पीएम नरेंद्र मोदी ने अभी तक कई तरह की सौगातें भी दे दी हैं
और चलिए अब हम रुक करेंगे अगली खबर का। हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग के पास हिमस्खलन की तस्वीरें सामने आई, जहां गर्मी के कारण हेमकुंड साहिब में बर्फ पिघल रही है। देखिए पूरी खबर, वो भी सिर्फ 1 मिनट में। हेमकुंड साहिब में तापमान दिनों दिन चढ़ता जा रहा है। सोमवार की तुलना में मंगलवार को शहर के दिन के तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई। वहीं गर्मी से हिमखंडों का पिघलना भी शुरू हो गया है, जिस वजह से नागरिकों का हाल बेहाल हो गया है। वहीं गर्मी बढ़ने के साथ ही राज्य के मैदानी इलाकों में रहने वाले लोगों की रातों की नींद और दिन का चैन खोने लगा है। वहीं मौसम में गर्मी का असर हिमालयी क्षेत्रों में भी दिखने लगा है। गर्मी से हिमखंडों का पिघलना शुरू हो गया है। वहीं हेमकुंड यात्रा मार्ग पर काकभुशुंडी की पहाड़ियों में हिमखंड पिघलकर नाले में बहने की तस्वीरें सामने आई हैं। हेमकुंड साहिब यात्रा पर भयूंडार के पास काकभुशुंडी की पहाड़ियों में हिमखंड पिघलकर बह रहे हैं। हिमखंड के पिघलने से बर्फ नदी की तरह बह रही है। हेमकुंड यात्रा मार्ग पर यात्रा तैयारियों में लगे गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट के मुख्य प्रबंधक सेवा सिंह ने इसका वीडियो भी बनाया है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में हिमखंड का नदी की तरह बहना आम बात है। वहीं रुड़की शहर का तापमान दिनों दिन चढ़ता जा रहा है। मंगलवार को शहर के दिन के तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई। चुपती जलती गर्मी एक बार फिर से वापस आ चुकी है, जिसका असर देखा जा रहा है वातावरण पर भी, और लगातार हिमखंड फिसल रहे हैं। और चलिए अब हम रुक करेंगे अगली खबर का। छत्तीसगढ़ में किसानों की प्रगति के लिए लागू कल्याणकारी योजनाओं के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आभार जताया। दरअसल तमिलनाडु से आए किसानों के प्रतिनिधि मंडल ने रायपुर में छत्तीसगढ़ के सीएम से मुलाकात की। क्या कुछ इस दौरान खास रहा, दिखाते हैं आपको सिर्फ 1 मिनट में। छत्तीसगढ़ में किसानों की प्रगति के लिए लागू कल्याणकारी योजनाओं के लिए सीएम भूपेश बघेल का तमिलनाडु से आए किसानों के प्रतिनिधि मंडल ने आभार जताया। तमिलनाडु के किसानों ने सीएम भूपेश बघेल से रायपुर में मुलाकात की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से उनके निवास कार्यालय में कावेरी नदी किसान संरक्षण समिति तमिलनाडु के कृषि प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान खुद के खेतों में उगाए गए गन्ना, गुड़, कटहल, काजू की टोकरी भेंट की। सीएम ने गुड़ चखा और तारीफ की। प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को तमिलनाडु में सम्मान प्रदान करने वाली चंदन की माला पहनाकर उनका सम्मान किया। मुख्यमंत्री की ओर से छत्तीसगढ़ राज्य में किसानों की उन्नति के लिए चलाए जा रहे कई किसानों-मुखी योजनाओं के बारे में तमिलनाडु के कृषि प्रतिनिधिमंडल की ओर से भरपूर सराहना की गई। कृषकों की ओर से सीएम का आभार जताया गया। इस दौरान खास तौर पर तमिलनाडु से आए किसानों की ओर से छत्तीसगढ़ में संचालित राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना समेत कृषकों की उन्नति से जुड़ी विभिन्न योजनाओं को किसानों के हित में उल्लेखनीय बताया गया। तो ये मुलाकात काफी अहम रही और किसानों को लेकर इस मुलाकात में चर्चा भी की गई। और रुक करेंगे हम अगली खबर का। किसान नेता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने अभी तक किसानों की मांगों को पूरा नहीं किया है। साथ ही टिकैत ने कहा कि हरियाणा सरकार ने किसानों की 2 मांगों को पूरा कर दिया है। दिखाते हैं आपको पूरी खबर सिर्फ 1 मिनट में। किसान नेता राकेश टिकैत आज भी किसानों की आवाज को बुलंद करने की कोशिश कर रहे हैं। राकेश टिकैत आज भी किसानों के हक की आवाज उठा रहे हैं। इसी कड़ी में राकेश टिकैत सिरसा पहुंचे, जहां उन्होंने जानकारी दी कि किसानों की कितनी मांगें सरकार की ओर से मान ली गई हैं। टिकैत ने बताया कि हरियाणा सरकार ने किसानों की 2 मांगों को पूरा किया है। हरियाणा में किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज हुए मामलों को सरकार ने रद्द कर दिया है। इसके साथ ही किसानों को सरकार ने मुआवजा भी दे दिया है। लेकिन इसके साथ ही राकेश टिकैत ने ये भी बताया कि केंद्र सरकार की ओर से किसानों की मांगें अब तक पूरी नहीं की गई हैं। टिकैत ने कहा कि कृषि कानूनों सहित तमाम मुद्दों को लेकर सरकार बातचीत के लिए आगे आए। एक और जहां टिकैत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा, तो वहीं दूसरी ओर टिकैत ने वन विधायक वन पेंशन की नीति की सराहना भी की है। टिकैत की माने तो ये नीति देश भर के सभी राज्यों में लागू होनी चाहिए। इसके अलावा यही नीति देश के सभी सांसदों पर भी लागू होनी चाहिए। किसान संगठनों की ओर से लगातार ये आवाज उठाई जा रही है कि किसानों से जो वादे किए गए थे जल्द से जल्द उन्हें पूरा किया जाए, जिसे लेकर लगातार बैठकें भी होती हैं, जिसे लेकर लगातार चर्चाएं भी होती है। रुक करते हैं हम अगली खबर का। रेवाड़ी के रोजूवास गांव में गंदे पानी का जोहर लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है, लेकिन विभाग और प्रशासन इस और कोई ध्यान नहीं दे रहा है। क्या है इसके पीछे वजह, दिखाते हैं आपको सिर्फ 1 मिनट में। ये तस्वीरें रेवाड़ी के रोजूवास गांव से सामने आई हैं।
जहां इन दिनों गंदे पानी का जोहड़ लोगों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है। इस जोहड़ में कई बार हादसे हो चुके हैं, लेकिन विभाग और प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में 3 जोहड़ हैं, जिनमें से एक साफ पानी का है और 2 गंदे पानी के हैं, जो दुर्दशा के शिकार हैं। इनमें से एक में दलदल बनने के कारण काफी खतरनाक हो गया है। अब कोई पंचायत नहीं है, पंचायत डिसॉल्व हो चुकी है, प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। इसलिए गंदे हो गए जी, यहाँ गंदा पानी आने लग गया तो लोगों ने इसको शुद्ध नहीं ली। गंदा पानी आने से पशु इसको पीते नहीं, इस वजह से गंदा जोड़ हो गया और गंदा जोड़ होने के कारण पशु यहाँ पानी नहीं पीते। ग्रामीणों का कहना है कि 3 साल पहले ग्राम पंचायत की ओर से इस जोहड़ को मत्स्य पालन के लिए ठेके पर दिया गया था, लेकिन काम नहीं चलने के कारण ठेकेदार छोड़कर चला गया। तब से ये जोहड़ ऐसे ही पड़ा है और देखभाल नहीं होने के कारण दुर्दशा का शिकार है और अब इसमें गंदा पानी जमा होने के कारण दलदल और वनस्पतियां, बेल आदि पैदा हो गई हैं। तो जोहड़ के गंदे पानी की वजह से यहाँ पर आम जनता को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और जोहड़ का गंदा पानी है, इस वजह से ये पानी इस्तेमाल में भी नहीं लाया जा रहा है। रुक करेंगे हम अगली खबर का। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत रोडवेज विभाग में युवाओं को नौकरी देने की योजना बनाई गई थी, जिसके लिए युवाओं की ट्रेनिंग भी शुरू हुई, लेकिन इस ट्रेनिंग को अचानक रोक दिया गया, जिसे लेकर युवाओं ने अब रोष व्यक्त किया है। दिखाते हैं आपको पूरी खबर सिर्फ 1 मिनट में। हरियाणा रोडवेज ने युवाओं को रोडवेज विभाग में ट्रेनिंग देकर हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत अस्थायी नौकरियां देने की योजना बनाई थी, जिसके तहत रोडवेज विभाग में युवाओं का प्रशिक्षण शुरू हो चुका था। लेकिन विभाग ने अचानक रोडवेज अधिकारियों को संदेश भेजकर विभिन्न जिलों में चल रही नए ड्राइवरों, कंडक्टरों और वर्कशॉप स्टाफ की ट्रेनिंग, टेस्टिंग और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पर रोक लगा दी, जिसके बाद सैकड़ों की संख्या में प्रशिक्षण लेने पहुंचे युवाओं के सामने असमंजस की स्थिति पैदा हो गई। गुस्सा युवाओं ने सरकार और रोडवेज विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जमकर प्रदर्शन किया। जिनके फार्म लिए जा चुके हैं उनकी ट्रेनिंग पूरी करके उनको प्रमाण पत्र दे दिया जाए। वहीं रोडवेज कार्यालय में हंगामे के बीच जीएम रोडवेज अश्विनी कुमार प्रशिक्षण लेने आए युवाओं को समझाने पहुंचे। जीएम ने कहा कि नए आदेश आने पर सभी को फिर से बुलाया जाएगा। जीएम की ओर से प्रशिक्षण के लिए पहुंचे युवाओं को आश्वासन तो दिया गया है, लेकिन असल में एक बार फिर से ट्रेनिंग कब शुरू होगी, इसका जवाब फिलहाल जीएम के पास भी नहीं है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अब मुझे दें इजाजत और आप बने रहें खबरें अभी तक के साथ। जय हिंद।